अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि आपके चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का एक सब टॉपिक है। और इसमें हम लोग ये चीज़ समझेंगे कि क्या वजह है कि अब तक जितने भी एंशियंट या पुराने पीरियोडिक टेबल बनाए गए वो क्यों उनमें और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसा क्या फ़र्क था, डिफरेंस था, जिसकी वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत पड़ी। और वो सारी की सारी क्लासिफिकेशन जो आज से पहले इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसिडर की जाती थी, उनको क्यों डिनाई कर दिया गया। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं। Why all previous classification rejected? So we know that all previous classification were based on the atomic masses of the element. अब से पहले जितनी भी क्लासिफिकेशन हुई हैं वो सारी की सारी एटॉमिक मासेस के ऊपर डिपेंडेंट थी। अब एटॉमिक मासेस का इम्पैक्ट क्या है, पहले इसको देखते हैं। एटॉमिक मासेस इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। एटॉमिक मासेस बेसिकली सम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का, जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। It means that it gives you the complete information about the nucleus which represents many physical properties. इसका मतलब ये आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देता है about the nucleus, क्योंकि atomic mass is the sum of protons and neutrons and proton and neutron lies in nucleus. तो ये आपको न्यूक्लियस से रिलेटेड तो तमाम इंफॉर्मेशन देता है, जो कि बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन but when it comes to chemical properties, they fail to describe the behavior of atoms as they did not cover the presence of electrons present in an atom. लेकिन जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रॉन। और जब आप एटॉमिक मासेस के ऊपर डिस्कस कर रहे हो तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करते हुए फेल हो जाता है, जिसकी वजह से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता नहीं चलते। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता नहीं चलते तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फॉर दिस अ मॉडल बेस्ड ऑन एटॉमिक मास कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। इसके लिए आपको एक मॉडल समझना पड़ेगा जिसमें हम एटॉमिक मास को डिस्कस करेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक न्यूक्लियस बनाने की कोशिश की है 2 डायमेंशनल, जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। और हम देखेंगे कि हम इसकी मदद से कौन कौन से पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कौन कौन से पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फिर उन दोनों को इवैल्यूएट कर कर डिसाइड करेंगे कि जनाब आज से पहली वाली क्लासिफिकेशन क्यों रिजेक्ट हुई। तो नाउ वी इवैल्यूएट द ऑब्जर्वेशन विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, ये आपको आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट के बारे में बताता है। क्यों? हमें पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। क्यों? क्योंकि तीनों के नंबर ऑफ तीनों के मास नंबर डिफरेंट है। प्रोटियम 1 एटॉमिक मास, ड्यूटेरियम 2 एटॉमिक मास, ट्रिटियम 3 एटॉमिक मास। तो ये मुझे एटॉमिक मासेस के बारे में बता रहा है, तो इसकी मदद से मैं आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। स्टेबिलिटी ऑफ एटम को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरी कर जाएंगे, लेट से सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, 23 में 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है। अगर 12 न्यूट्रॉन मौजूद हैं तो ये एक स्टेबल एटम है। लेकिन अगर न्यूट्रॉन बढ़ जाएंगे तो एटॉमिक मास बढ़ जाएगा, एटॉमिक मास बढ़ जाएगा एक एटम का, तो उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हम स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ये हमें मॉलिक्यूलर मासेस निकालने के लिए हेल्पफुल हो सकता है कि हम मॉलिक्यूलर मासेस किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ये हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए कारआमद यूज़ हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास, एंड मॉलिक्यूलर मास इज ऑल अबाउट द सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस। तो मॉलिक्यूलर मास की मदद से नंबर ऑफ मोल्स निकालने में यूजफुल हो सकता है। लेकिन we know that valency is the property of atom which reflects its tendency to react. वैलेंसी एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी एटम की जो आपको बताती है उसकी रिएक्शन की टेंडेंसी को, कि वो कितना रिएक्टिव है। एंड वी नो दैट वैलेंसी कैन बी फाउंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। वैलेंसी कैसे फाइंड आउट की जाती है? आउटर मोस्ट शेल पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मदद से। लेकिन एटॉमिक मास मुझे ये सब चीज़ें नहीं बता रहा, जिसकी वजह से मैं वैलेंसी को फाइंड आउट नहीं कर पा रहा। जब मैं वैलेंसी को फाइंड आउट नहीं कर पा रहा तो मैं रिएक्टिविटी को भी फाइंड आउट नहीं कर पा रहा। इसी तरीके से when we don't know the number of electrons we can never identify the chemical properties of atom। जब मैं वैलेंसी को फाइंड आउट नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इसका मतलब मैं एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी आइडेंटिफाई
नहीं कर पा रहा। इसी तरीके से जब आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, आपके पास वैलेंसी नहीं है, तो आप बॉन्डिंग की टाइप को भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे कि कोई भी एटम किस तरह की बॉन्डिंग को सपोर्ट करेगा, आयनिक बॉन्डिंग को सपोर्ट करेगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग को सपोर्ट करेगा एंड सो ऑन। इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी कैन नॉट फाइंड द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी एटम। जब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता तो आपको ये नहीं पता कि किस एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन प्लेस होंगे। जब आपको ये नहीं पता तो इसका मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता। वी कैन नॉट फाइंड द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी एटम एज वी डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक मासेस मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता। तो जब मुझे इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं पता तो मैं उनको एनर्जी लेवल में प्लेस भी नहीं कर सकता। आई बिलीव कि यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि अब से पुरानी क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट क्यों कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। So these are the reasons which restrict us to reject the previous classification as they fail to show the true picture of any atom along with its properties। तो यही वो reasons हैं जिसकी वजह से हम restrict हो जाते हैं। किस लिए? प्रीवियस क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये किसी भी एटम के ट्रू पिक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करने में नाकाम हो गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक लॉ एंड इट्स मॉडिफाइड फॉर्म। अब हम आगे बढ़कर देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या इसकी मॉडिफाइड फॉर्म में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। सो मेंडलीव साहब, द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन लॉ नोन एज पीरियोडिक लॉ दैट स्टेट्स दैट, जनाब पीरियोडिक लॉ जो कि मेंडलीव साहब ने लिखा था वो क्या कहता था? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस या एटॉमिक वेट। किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं? उसके एटॉमिक वेट्स के ऊपर। किसने कहा था? मेंडलीव साहब ने। लेकिन हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि एटॉमिक मास हमें टोटल बिहेवियर या टोटल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम के बारे में जो है वो गाइडलाइंस नहीं देता। तो in 1913, Moseley established that the atomic number is more fundamental property, so the periodic law was modified, which states that 1913 में मोज़ले साहब ने एक नया periodic table represent किया और उन्होंने अब तक की पूरी क्लासिफिकेशन को ही उलट करके रख दिया। उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एज़ कंपेयर टू एटॉमिक मास, और इसी के ऊपर एक नया पीरियोडिक लॉ उन्होंने बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ डिपेंडेंट होती हैं उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर। ठीक है, क्यों? एटॉमिक नंबर पता होने का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होने का मतलब क्या हुआ? मुझे ये पता चल जाएगा कि कितने एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होंगे, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर पता चल गया। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद मुझे आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल से मुझे वैलेंसी पता चली, रिएक्टिविटी पता चल गई और टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग भी पता चल गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। With this periodic law, almost all the errors of Mendeleev periodic table were resolved. इस periodic law की मदद से Mendeleev periodic table के तमाम errors को remove कर दिया गया। अब आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि आपके सामने जो अब modern periodic table है वो completely errorless है। तो ऐसा नहीं है, उसमें स्टिल कुछ एरर्स मौजूद हैं, लेकिन उनको आप खुद से ढूंढिए या चैप्टर नंबर 2 में उसमें से कुछ चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस लॉ जस्टिफाइज द पोजीशन असाइंड टू आयोडीन आफ्टर Te, निकल आफ्टर कोबाल्ट एंड पोटेशियम आफ्टर Ar। इस पूरी की पूरी मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ने हमें प्रॉपर अरेंजमेंट बता दी कि जनाब आयोडीन हीलियम से पहले आएगा, निकल कोबाल्ट से पहले आएगा और इसी तरीके से पोटेशियम आर्गॉन से पहले आएगा। क्यों? क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर्स के ऊपर जब इनकी कैलकुलेशन की गई तो ऑटोमेटिकली आयोडीन पहले आ गया, निकल पहले आ गया, पोटेशियम पहले आ गया। ठीक है, सिमिलरली लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज को अलग से जगह दी गई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे आपको दो सीरीज बनी हुई नजर आएंगी, दैट आर लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज। ठीक है जनाब, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ऐसी कोई इनको अलग से जगह नहीं दी गई थी। Issues related to isotopes were automatically resolved as all isotopes of an element have the same atomic number। अब
लेट्स से मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम हैविंग 1 एटॉमिक मास, ड्यूटेरियम हैविंग 2 एटॉमिक मास, ट्रिटियम हैविंग 3 एटॉमिक मास। लेकिन इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि इन तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 के बराबर है। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन मीन्स नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जब आप एटॉमिक नंबर के पर्सपेक्टिव में एलिमेंट्स को अरेंज करोगे तो आप सिर्फ हाइड्रोजन को जब प्लेस कर दोगे तो उसी हाइड्रोजन के अंदर प्रोटियम भी आ जाएगा, ड्यूटेरियम भी आ जाएगा, ट्रिटियम भी आ जाएगा, क्योंकि ऑल दो उनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट हैं लेकिन एटॉमिक नंबर सिमिलर है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सिमिलर है। तो आइसोटोप से रिलेटेड तमाम के तमाम इश्यूज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर रेक्टिफाई कर दिए गए। कॉइनेज मेटल्स को एक बिल्कुल अलग ग्रुप में रखा गया जिसको हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं या डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। Atomic number gives the detail about the electronic configuration as well as the chemical properties. जब atomic number मुझे electronic configuration के बारे में बता देते हैं तो outermost shell के बारे में बता देते हैं कि outermost shell में कितने electrons मौजूद हैं, और outermost shell के number of electrons finally मुझे chemical properties के बारे में detailed information provide कर देते हैं। तो जनाब इन तमाम चीज़ों से द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिवील्ड दैट elements in the same group have same electronic configuration in their valence shell। इस जुमले का मतलब क्या हुआ? जब इस पूरी इंफॉर्मेशन से आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर मालूम कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम कर ली, तो आपको पता चल गया कि जनाब वो तमाम एलिमेंट्स जो कि एक ही ग्रुप में मौजूद हैं और उनके आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर नहीं है, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होंगी। इसी वजह से क्या कहा गया, पीरियोडिक लॉ को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ डिपेंडेंट होती हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, और कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर? उनके आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, क्योंकि वही उसकी वैलेंसी डिटरमाइन करता है, वही उसकी रिएक्टिविटी, वही उसकी बॉन्डिंग और वही उसकी पूरी की पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कवर या डिटरमाइन करने के लिए यूज़फुल होता है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। वाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही क्यों कंसिडर किया गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हेल्प्स यू टू प्रोटेक्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको हर शेल में एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, but the most important parameter which you can find from it, the number of electron in outermost shell। सबसे important parameter जो आपको पता चलता है वो ये पता चलता है कि outermost shell में कितने number of electron है, ठीक है, और outermost shell के number of electron ही basically किसी भी atom की valency को बताते हैं। और valency क्या है? वैलेंसी इज द टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट टू रिएक्ट। किसी भी एलिमेंट की रिएक्शन की टेंडेंसी के बारे में मुझे इसी तरीके से पता चलता है, किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। We know that valency is the tendency of any atom to show its reactivity। Valency can be determined by finding the number of electron in outermost shell। जब outermost shell में मुझे number of electron पता चल गए, वैलेंसी पता चल गई, वैलेंसी पता चल गई तो रिएक्टिविटी पता चल गई, और ये सारा काम किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से पॉसिबल हुआ। It means the element having same valency must have same number of electrons in their outermost shell। इसका मतलब वो तमाम एलिमेंट जिनकी वैलेंसी सेम होगी, इसका मतलब उनके outermost shell में number of electron भी सेम होंगे। It leads to the phenomena that their properties must be same। इसका मतलब जब उनकी वैलेंसी सिमिलर होगी, उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द outermost shell सिमिलर होंगे, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होंगी। ठीक है जनाब, इसके लिए हम दो को कंपेयर करते हैं। इफ़ वी कंसिडर लिथियम एंड सोडियम एज एग्जाम्पल, हम लिथियम और सोडियम को कंसिडर कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। दे बोथ हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। इन दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। पहले लिथियम के स्ट्रक्चर को समझते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 3। इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 3 होंगे। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसके के शेल में चले गए, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में चले गए, और जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो इसके एल शेल में चला गया, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन प्लेस हो चुके हैं, 2 फर्स्ट शेल में और तीसरा जो है वो सेकंड शेल या एल शेल के अंदर।
जब आप सोडियम की बात करते हो तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, एंड फॉर अ बैलेंस्ड एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब आपने 11 ही इलेक्ट्रॉन प्लेस करने हैं, पहले 2 इलेक्ट्रॉन ए शेल में, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन एल शेल में। आपने 10 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिए हैं, एल शेल 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कैरी नहीं कर सकता। इसका मतलब 11वां इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए आपको तीसरा शेल बनाना पड़ेगा। तो लिथियम में आपको 2 एनर्जी लेवल्स नज़र आ रहे हैं, सोडियम में आपको 3 एनर्जी लेवल्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है। इस एक इलेक्ट्रॉन का फ़ायदा क्या होगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर कर अपना ऑक्टेट या डुप्लेट रूल कंप्लीट करेंगे दोनों। इसका मतलब जब दोनों अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो दोनों की वैलेंसी +1 के बराबर हो जाएगी। जब दोनों की वैलेंसी +1 के बराबर हो जाएगी, इसका मतलब दे हैव मेटेलिक इन नेचर, मतलब ये मेटेलिक नेचर रखते हैं, ठीक है। उसके अलावा +1 का मतलब ये आयनिक बॉन्डिंग को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, 7A ग्रुप के साथ बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन देते हैं, मेटालिक बिहेवियर रखते हैं, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है और इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ये सारी चीज़ें मैंने कहाँ से मालूम की? सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल की मदद से। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं। This one electron in the outermost shell tells you they both will lose their electron from the outermost shell and complete their inner shell. इनका inner shell पहले से complete है, तो अगर ये दोनों अपने outermost shell से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इनका inner shell ऑटोमेटिकली complete हुआ हुआ है, मतलब ये बैलेंस्ड ये स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन इस स्टेबिलिटी के लिए इन्होंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। जब इलेक्ट्रॉन लूज किया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए, एक प्रोटॉन की वैल्यू अब बढ़ जाएगी, इसलिए इनकी वैलेंसी +1 हो जाएगी। तो जनाब थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। आई बिलीव के कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर हो चुके होंगे, लेकिन अगर अभी भी कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लो, या जब हम लोग लाइव वीडियो सेशन कर रहे होंगे उस वक्त क्वेश्चन पूछ लेना, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दे दूंगा। लेकिन पीरियोडिक टेबल अगर तुम अच्छे से समझ लोगे तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री किसी हद तक तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। तो अपने इस लॉकडाउन के पीरियड को, क्वारंटाइन पीरियड को फ्रूटफुल बनाने के लिए आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एंड आई बिलीव कि आप लोग कर रहे होंगे, ताकि जब आप नॉर्मल लाइफ में वापस आएँ, अभी तो क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेयर टाइम है, तो जब आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम हो जाए तो आपके उस वक्त ज़्यादा बर्डनाइज ना हो जाए आप लोग, और आप लोगों ने ये चीज़ें समझी भी हैं। ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।